दोस्तों नमस्कार। एक तरफ संसद में छात्र आंदोलन के मुद्दे की गूंज है, जवाबदेही मांगी जा रही है। छात्र सड़कों से भले ही अभी अपने घर की तरफ चले गए हैं। सरकार ने कोशिश की है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाकर और संसद में एक कानून लाकर इस मामले को थोड़ा थामा जाए। लेकिन इस बीच एक ऐसी कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है जो शायद छात्रों को नागवार गुजरेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो लिया गया, लेकिन इस्तीफे के बाद अब उनको इससे भी बड़ा इनाम देने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की एक बड़ी ताजपोशी की बात चल रही है। उन्हें एक बहुत बड़ा पद दिए जाने की खबर है। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव खबर है और इस बार उन्हें कुछ ऐसा पद दिया जाएगा कि जिसे ना तो कॉकरोच रोक पाएंगे, ना इंडिया अलायंस, ना विपक्ष। क्या वो देखते रह जाएंगे? क्या कुछ करने जा रही है बीजेपी और आरएसएस? क्या बहुत बड़ा इनाम देने की तैयारी है धर्मेंद्र प्रधान को? जिस तरह उन्हें फूल माला पहनाई गई थी, जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, संकेत तो कुछ ऐसा ही था। ये एक्सक्लूसिव खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या है पूरी खबर, बताएंगे संतोष जी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और बीजेपी और आरएसएस, आप याद कर लीजिएगा जब हमारी चर्चा हो रही थी और तब मैंने आपको कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को फिलहाल तो जाना पड़ेगा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने जो कुछ किया, क्या अकेले किया उन्होंने? एनटीए को जिस तरह से सोसाइटी एक्ट बनाया गया, एनटीए में जो गड़बड़ झाला था, एनटीए में जिस तरह से सिफारिशी लोग रखे गए, क्या धर्मेंद्र प्रधान ने अकेले किया? नहीं। मोदी सरकार के किसी एक मंत्रालय में अगर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हस्तक्षेप है तो वो शिक्षा मंत्रालय है, और सबसे ज्यादा अगर किसी एक संगठन में आरएसएस का हस्तक्षेप है तो वो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है। और दोनों में ही देख लीजिए, दोनों में ही गौर कीजिए कि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में गड़बड़ झाले के आरोपी गोपाल राव, एसआईटी ने कहा अयोध्या छोड़कर मत जाना, कर्नाटक भाग गए। कहा? दत्तात्रेय होसबाले के कार्यक्रम। और ठीक इसी तरह से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया, लग गया कि विदाई हो गई। आप ये सोचिए अंशु जी कि इससे पहले अगर सरकारों में मंत्रियों के इस्तीफे हुआ करते थे तो वो कई दिनों तक अज्ञातवास में रहते थे, घर से नहीं निकलते थे। उनसे लगता था क्या बड़ी गलती हो गई, लोग उनसे कन्नी काटना शुरू कर देते थे। यहाँ किसके आदेश पर? देखिए, अगर कोई ये कहे कि नेता खुद धर्मेंद्र प्रधान से मिलने जा रहे हैं, अगर कोई ये कहे कि नेता खुद एक के बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है जब तक कि ऊपर से कोई मैसेज ना दिया गया हो। क्या वर्तमान मंत्री, क्या पूर्व मंत्री, क्या वर्तमान सांसद, क्या पूर्व सांसद, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, ये तमाम लोग जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का गुणगान करते हुए नजर आ रहे थे, ये बात बिल्कुल तय था कि ये सब इसलिए किया जा रहा था। और मैंने कुछ दिन पहले भी अपने शो में कहा था कि ये तमाम चीजें इसलिए की जा रही है ताकि धर्मेंद्र प्रधान का मुंह बंद रखा जा सके। और धर्मेंद्र प्रधान को कहा गया होगा मत बोलना शिक्षा मंत्रालय पे, मत बोलना एनटीए पे, मत बोलना ये तमाम गड़बड़ झाले पर, हम कुछ बड़ा सोचेंगे आपके बारे में, कुछ बड़ा करेंगे। तो एक तरफ जहां संसद भवन में ये चर्चा चल रही है, एक तरफ जहां संसद भवन में विपक्षी राजनीतिक दलों ने मोर्चा खोल रखा है, एक तरफ जहां इस्तीफा देने के बाद संसद भवन पहुंचने पर धर्मेंद्र प्रधान का जोरदार स्वागत किया जाता है, और इस जोरदार स्वागत की तस्वीरें, वीडियो सब जगह वायरल है। और इसको सदन के अंदर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने भी उठाया, अखिलेश यादव ने भी उठाया, तमाम अन्य राजनीतिक दलों के सांसद भी इस मसले को उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान क्या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भाजपा क्या कर रही है, और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उसमें भी जो नंबर 2, जो मोहन भागवत से भी ज्यादा ताकतवर माने जाते हैं, क्योंकि अगले सरसंघ चालक वही बनेंगे, वो दत्तात्रेय होसबाले साहब क्या कर रहे हैं। और इस बीच उड़ीसा में क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम एक बड़ी स्टोरी लेकर मैं दर्शकों के सामने आया हूं। और जो संसद भवन में हुआ वो तो सब लोगों ने देखा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, वो तमाम लोगों को नजर आ रहा होगा। लेकिन संसद भवन से इतर भी कुछ हो रहा है जो आमतौर पर बहुत ज्यादा वायरल नहीं होता है अंशु जी। लेकिन हम तो वही बीच पर्दे के पीछे की खबर लेकर आते हैं और तथ्यों के साथ उन खबरों को सामने रखते हैं। तो ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही होगी। धर्मेंद्र प्रधान मुस्कुराते हुए, और उनके बगल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भावी सरसंघ चालक दत्तात्रेय होसबाले साहब नजर आ रहे हैं। ताकतवर है, प्रभावी है। एक मंच पर दत्तात्रेय होसबाले और धर्मेंद्र प्रधान और उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी। ये और तस्वीर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी जब आपको मैं दूसरी तस्वीर भी दिखाऊंगा अपने दर्शकों को। वहां से
तमाम चीजें आपको पता लगनी शुरू हो जाएगी कि कैसे ये तमाम चीजें की जा रही है और किस तरह से इस देश के युवाओं पर एक तरह से ठेंगा दिखाने की तैयारी की जा रही है कि चलो शिक्षा मंत्रालय से हमने हटा दिया, लेकिन अब देख लो कि हम उनको क्या देने वाले हैं, क्या बड़ा देने वाले। ये मंच देखिए, इस मंच में आपको दत्तात्रेय होसबोले नजर आ रहे होंगे। दत्तात्रेय होसबोले के ठीक एक तरफ आपको धर्मेंद्र प्रधान नजर आ रहे हैं, फिर उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी दूसरी तरफ नजर आ रहे हैं। ये तमाम बड़े बड़े दिग्गज लोग नजर आ रहे हैं और ये उड़ीसा के एक कार्यक्रम की तस्वीर है अंशु जी, उड़ीसा के कल के एक कार्यक्रम की तस्वीर है। और कितने कॉन्फिडेंट है धर्मेंद्र प्रधान, कितने उनको लगता है कि भैया उनके खिलाफ तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो ठीक है, अभी संकट की घड़ी आ गई थी, क्योंकि भीड़ को हटाना था, सरकार फंस गई थी, तो वो उन्होंने कर दिया। क्योंकि अगर उनको थोड़ा सा भी झिझक होती, थोड़ी सी भी उनको दिक्कत होती, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान वो न कर रहे होते जो वो कर रहे हैं। दिल्ली के संसद भवन में जबरदस्त स्वागत संसद भवन परिसर पर पहुंचने पर, और उसके बाद जब वो उड़ीसा पहुंचते हैं अंशु जी, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे इस तरह का स्वागत किया जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी राष्ट्रीय नेता का, यानी किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष टाइप के व्यक्ति का स्वागत कर रहे हैं, या ऐसा लगता है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री टाइप के किसी व्यक्ति का स्वागत कर रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जिस तरह से अपना स्वागत करवा रहे थे, एक बात देख लीजिए अंशु जी, राजनीतिक नेताओं का स्वागत करने के लिए जो भीड़ है ना, अपने आप नहीं आती है। भीड़ को बुलाया जाता है, कोई कार्यक्रम तय किया जाता है, ये बताया जाता है कि भैया ऐसे ऐसे नेता आने वाले हैं, इनका स्वागत करना है, तो आप आ जाइए। कौन कौन से नारे लगाए जाएंगे यहां तक बताया जाता है, नेता कैसे रिएक्ट करेगा यहां तक बताया जाता है। ये तमाम चीजें बताई जाती है, कोई पब्लिक अपने आप उठकर निकलकर सामने नहीं आती है। और धर्मेंद्र प्रधान के आत्मविश्वास का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जो तस्वीर मैंने आपको दर्शकों को दिखाई है, वो तस्वीर आई कहां से। वो धर्मेंद्र प्रधान खुद जो है वो पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि क्या बिगाड़ लोगे मेरा, पूरी सरकार मेरे साथ है, प्रधानमंत्री मेरे साथ है, गृह मंत्री मेरे साथ है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ है, पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इकोसिस्टम मेरे आगे नतमस्तक है, तो फिर क्या बिगाड़ लोगे। ये धर्मेंद्र प्रधान का मैं पोस्ट दिखा रहा हूं। धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में जो कार्यक्रम हुआ, उस उड़ीसा के कार्यक्रम के तमाम तस्वीरों को, और खास तौर से आप देखेंगे तो दत्तात्रेय होसबोले साहब के साथ अपनी तस्वीरों को उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख दिया। और ये क्या कार्यक्रम था, ये जो कार्यक्रम था, ये जो कार्यक्रम था, ये मंगलवार को भुवनेश्वर स्थित रेलवे ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था। पुस्तक विमोचन समारोह कार्यक्रम था और इस अवसर पर स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती स्मृति न्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक वेदांत केसरी स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती कृति एवं व्यक्तित्व का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी मौजूद थे, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं संबलपुर के सांसद धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती स्मृति न्यास के अध्यक्ष स्वामी जीवन मुक्तानंद पुरी सहित बड़ी संख्या में संत, महात्मा, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इसको एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सर कार्यवाह है दत्तात्रेय होसबोले साहब भी यहाँ मौजूद थे। और उन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, पांचजन्य की खबर है। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि भारत में कभी सफल नहीं होंगे धर्म रक्षकों को दबाने के प्रयास। अब ये धर्म रक्षक कम से कम उनको बताना चाहिए कि गोपाल राव, जिनकी राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में भूमिका है, वो क्यों कर्नाटक में आपके मंच पर नजर आते हैं। और जिनको इस देश का युवा विलन मानता है नीट और एनटीए के मामले में, वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बाद आप उनके साथ मुस्कुराते हुए, हंसते हुए मंच शेयर करके क्या संदेश दे रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और यहीं से कुछ संकेत मिलने शुरू होते हैं। और फिर मैंने थोड़ी सी खोजबीन की कि भैया चल क्या रहा है, तो मुझे बताया गया कि नहीं, कुछ दिनों की बात है, धर्मेंद्र प्रधान की वापसी होगी, शानदार वापसी होगी। और कैसे वापसी होगी, क्या उनको मिलेगा, ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प चीज है। दर्शकों से कहूंगा कुछ मिनट तक बने रहिएगा हमारे साथ। अंशु जी भी अपनी बात रखेगी और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिर उनको लेकर बीजेपी और आरएसएस के अंदर चल क्या रहा है, कौन सा बड़ा पद उनको मिलने वाला है। जी अंशु जी। संतोष जी, आप तो ये बहुत ही अंदर की खबर लेकर आए हैं, बहुत ही अंदर की खबर लेकर आए हैं। मतलब बीजेपी में कल्चर ऐसा है कि भाई जो जितने बुरे काम करेगा, जो जितनी गालियां देगा, जो जितने ऐसे काम करेगा, उसको उतने ही और बड़े बड़े इनाम मिलेंगे। ये हमने पहले भी देखा है, जो गालियां देते हैं उनकी प्रमोशन हो जाती है। यानी कि इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं माना, बस सिर्फ छात्रों को दिखाने के लिए इस्तीफा ले लिया। अगर ऐसा होता तो संसद परिसर में उनके जिंदाबाद के नारे न लग रहे होते, उनको फूल माला
हार ना पहनाया जा रहा होता, पगड़ी ना पहनाई जा रही होती। और अब जो आप ये तस्वीरें लेकर आए हैं, ये तो कुछ और ही बताता है। ये तो सीधे तौर पर छात्रों को चिढ़ाने और उनको ये दिखाने की बात है कि भाई हम लोग तुम लोगों की कोई परवाह नहीं करते। जिस शिक्षा मंत्री की वजह से 22-23 छात्रों ने आत्महत्या करी, चलो हमने हटा तो दिया, लेकिन हमारी नजर में तो वो हीरो ही है। हम उनको इससे भी बड़ा कोई पद देने के लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े मंचों पर उनको बुलाया जा रहा है, उनका सम्मान हो रहा है। कहां से कहीं लग रहा है कि ये कोई जिम्मेदार आदमी है और इन्होंने कुछ गलत काम किया था जिसकी इनको सजा मिली। यानी इस्तीफा लेना भी एक तरह से उनको हीरो बना करके पेश किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर बताती हैं कि बीजेपी का पूरा कल्चर क्या है, वो किस तरीके से काम करती है। यानी कि यहां पर गलत करने वालों को ज्यादा इनाम, इकराम और पद दिए जाते हैं। सवाल तो संसद में उठाया जा रहा है, बिल और ये कानून भी लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये केवल क्या एक आई वॉश होगा? क्योंकि ऐसा ही ये कानून अभी गुजरात में भी 2023 में बनाया गया था, लेकिन उसके बाद वहां पर लगातार परीक्षा लीक हो रही है। 35 परीक्षाएं वहां पर लीक हुई हैं। ये कानून वहां पर कुछ नहीं कर पाया है। 201 लोगों के खिलाफ मामले हुए, लेकिन सजा एक को भी नहीं मिली है। तो जब आप सजा ही नहीं दोगे तो 10 करोड़ का जुर्माना रख लो कि 20 करोड़ का कुछ भी, अगर आपकी नीयत ही सही नहीं है तो आप क्या करोगे? और यही दिखा रही है आपकी नीयत कि जो व्यक्ति जिसे पूरा छात्र वर्ग दोषी मान रहा है, जिसको लेकर इतना बड़ा आंदोलन किया गया है, आप उसका और भी ज्यादा महिमा मंडन कर रहे हैं। ये उड़ीसा पहुंचे हैं, क्या लग रहा है? जरूर लोगों को इस वक्त लग रहा होगा कि क्या वहां पे कोई बड़ा पद इनको दिया जा रहा है। संतोष जी, ऐसी भी कुछ खबरें चल रही थी मीडिया में कि इनको तो अभी ही कहा जा रहा था कोई बात नहीं, आप छोड़िए, मिनिस्ट्री में कोई दूसरी मिनिस्ट्री आपको दे देंगे, पर शायद इन्होंने मना कर दिया। मतलब इनका शायद कुछ ऐसा मानना था कि चलिए मैं हटा हूं, अब इससे भी बड़ा कुछ मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि भाई बीजेपी में तो इस्तीफे नहीं होते। यानी अब ये देख बता के चिढ़ाया जाएगा कि कोई बात नहीं, शिक्षा मंत्री के पद से इनको हटाया, अब हम इनको इससे भी ज्यादा बड़ा पद दे रहे हैं, ज्यादा बड़ा पद दे रहे हैं। तो कैसा बीजेपी का कल्चर है, कैसे ये लोग काम करते हैं, किस तरह का पाखंड है, किस तरह का आई वॉश ये पेश करते हैं, इसे समझने में शायद दर्शकों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। संतोष जी, यही जानना चाहेंगे, उड़ीसा से जो तस्वीरें आ रही हैं वो सीधे दिल्ली से जो उड़ीसा चले गए। संसद का सत्र यहाँ पर अभी चल रहा है, लेकिन वो उड़ीसा पे पहुंचे हैं, अपना सम्मान करवा रहे हैं और एक बड़े मंच पर है। और संघ का ये मंच है। आरएसएस जो बहुत सारी चीजों को तय करता है, वही आरएसएस जो राम मंदिर में भी सारी चीजों का कंट्रोल उनके हाथ में है। इतना बड़ा चढ़ावा चोरी का मामला हुआ, लेकिन कंट्रोल अभी तक आरएसएस के ही हाथ में बना हुआ है। तो ये संघ क्या लग रहा है, अब धर्मेंद्र प्रधान को भी कुछ बड़ा देने वाला है? अंशु जी, इस कार्यक्रम में संसद सत्र को बीच में छोड़कर धर्मेंद्र प्रधान संसद सत्र में जो मैसेज देना था दे दिया कि इस्तीफा हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा मेरा स्वागत कर रही है। उसके बाद जिस तरह से गोपाल राव गए थे ना भागे भागे कर्नाटक, दत्तात्रेय होसबोले के कार्यक्रम में, ये भी संघ से जुड़े संगठन, एक तरह से साधु संत सन्यासी महात्मा का कार्यक्रम, पुस्तक विमोचन कार्यक्रम, और चूंकि ये कार्यक्रम रेलवे ऑडिटोरियम में हुआ है तो आप समझ लीजिए कि परमिशन मिली है, तो कहीं ना कहीं से सरकारी एंगल भी होगा। लेकिन इस मंच पर उड़ीसा के नए नवेले मुख्यमंत्री बने मोहन चरण मांझी भी मौजूद है। उनके चेहरे की भाव भंगिमा देखिए। पोस्ट उन्होंने भी किया था कि धर्मेंद्र प्रधान इतने महान है, उतने महान है, पता नहीं कितने महान है, लेकिन उनके चेहरे की भाव भंगिमा देखिए। जिस तरह से भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया धर्मेंद्र प्रधान का कल, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता हुआ नजर आता है। अब सबसे बड़ी बात कि ताजपोशी क्या होगी, मैं जानबूझकर इस तस्वीर को दिखा रहा हूं। कॉकरोच जनता पार्टी को देखना चाहिए, इस देश के युवाओं को देखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल, इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दल, और जो इंडिया गठबंधन से इतर भी है, चाहे वो बीजू जनता दल हो या बाकी राजनीतिक दल हो, उन सबको ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीर उन सबको एक तरह से चिढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि आपने चलिए हटवा तो दिया, लेकिन बहुत लंबे समय तक आप उनसे सत्ता से उनको दूर नहीं रख पाओगे। अब मैं बताता हूं क्या फॉर्मूला बन रहा है। देखिए, पहले ये कहा गया था, हालांकि सरकार ने खारिज कर दिया, संबित पात्रा ने कल, कि नहीं, मंत्रालय बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं था, लेकिन मेरे पास जानकारी थी है कि कांग्रेस जनता पार्टी के साथ बातचीत करते हुए जेपी नड्डा ने इस तरह का एक प्रस्ताव रखा था कि अगर आप मंत्रालय बदल दे तो, लेकिन वो बड़ा कैजुअली था। अरे यार, आप मान नहीं रहे हो, चलो एक काम करते हैं, उनका मंत्रालय बदल देते हैं, तब तो ठीक है। तो कांग्रेस जनता पार्टी ने कहा कि नहीं, इससे बात बनेगी नहीं। अब क्या हुआ कि जब उनको हटा दिया गया, कई चीजें कही जा रही है कि क्या वो पार्टी संगठन में जाएंगे, तो क्या पार्टी संगठन में सिर्फ राष्ट्रीय महासचिव बनकर जाएंगे,
किसी छोटे मोटे राज्य का प्रभार उनको मिल जाएगा। इसको लेकर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि पिछली बार उनका उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया, तो क्या इस बार उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो पाएगा? और इसलिए कार्यक्रम में जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी साहब, वो बड़े टेंस नजर आ रहे हैं। टेंशन नितिन नवीन को भी होगी, क्योंकि बिहार के बांकीपुर में जो उनकी पुश्तैनी सीट है एक तरह से, जहां पर उपचुनाव हो रहा है, अगर वो उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती है और प्रशांत किशोर जीते या राष्ट्रीय जनता दल जीते, तो नितिन नवीन पर भी कई तरह के सवाल उठेंगे। तो जाहिर सी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान को लेकर ये जो दत्तात्रेय होसबाले वाला जो कार्यक्रम था, मोटे तौर पर ये बन रहा है कि क्या उड़ीसा में उनको मुख्यमंत्री बनाकर भेजा जाए, इस तरह की सुगबुगाहट है, या उनको भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंप दी जाए। ज्यादा संभावना इस बात की है कि उड़ीसा में उनको कुछ महीनों बाद मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जा सकती है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सिफारिशी लोगों को उन्होंने शिक्षा मंत्रालय में एडजस्ट किया। क्यों? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सिफारिश पर विश्वविद्यालयों के कुलपति बनाए गए। क्यों? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सिफारिश पर विश्वविद्यालयों में आरएसएस को दखल करने दिया गया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मन मुताबिक एनटीए और बाकी परीक्षाओं का खाका एक तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने बिना किसी लाग लपेट के तैयार कर लिया। क्योंकि आरएसएस की सारी बातें न मानने की एवज में ही तो प्रकाश जावड़ेकर की विदाई हुई थी, स्मृति ईरानी जैसी नेता की विदाई हो गई थी, और उनके साथ इनकी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है। और ये ट्यूनिंग चूंकि दोनों ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो ट्यूनिंग भी जबरदस्त ट्यूनिंग चल रही है। तो अब ये लग रहा है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री के तौर पर इनकी ताजपोशी होगी, या बीजेपी में एक बड़ा वो भी एक संभावना है, क्योंकि आखिरी समय तक दरवाजे खुले रहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ज्यादा संभावना उड़ीसा वाली है। तो अब उड़ीसा के लोग अपना अपना देख ले भैया कि मुख्यमंत्री बनकर कौन आ रहा है, जिनको किसी का भी खौफ नहीं है। लोकतंत्र में अगर नेता को जनता का खौफ ना हो, और यहां तो जेनजी की बात हो रही है, जेनजी का खौफ ना हो, युवाओं का खौफ ना हो, क्योंकि उनको लगता है कि प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं सकते, गृह मंत्री कुछ कर नहीं सकते, और आरएसएस मेरे साथ पूरी तरह से खड़ा है, इसलिए मोदी और अमित शाह, उन दोनों को मेरे साथ खड़ा रहना पड़ेगा। और भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन तो खैर क्या कहें, वो तो धर्मेंद्र प्रधान के लिए अभी राजनीति में नए नए आए बच्चे ही हम कह सकते हैं। तो ऐसे माहौल में युवाओं को चिढ़ाने का, और अब कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ भी बीजेपी तैयार है। फिर पहला मकसद तो हटाना था उनको जंतर मंतर से, अब जंतर मंतर पे बैठने नहीं दिया जाएगा उनको। अब संभावना नहीं है कि जंतर मंतर पे उनको बैठने दिया जाएगा। चलेगा तो वैसा ही जैसा चल रहा था, बहुत सारी चीजें बदलाव आने वाली है नहीं। एनटीए लूट का अड्डा बना हुआ है, बच्चों से इनकम कमा रहे हैं वो। आज तो संसद में बाकायदा डाटा रखा गया है, पप्पू यादव ने डाटा रखा, कई अन्य सांसदों ने डाटा रखा कि कितना पैसा युवाओं से लूट रहा है। अब ये सरकार बड़ी गजब है। अंशु जी, आज मैंने सोशल मीडिया पर लिखा, बहुत सारे लोग जैन जी की आलोचना कर रहे हैं। मैंने कहा इस देश को चलाने के 4 प्रमुख स्तंभ है, भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने रखे, 3 घोषित 1 अघोषित। कार्यपालिका, सरकार का काम देखिए, न साफ पानी दे पा रही है, न साफ हवा दे पा रही है, न अच्छा सरकारी अस्पताल, न अच्छा सरकारी स्कूल, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न कानून व्यवस्था, न सुरक्षा, न बिजली और न रोजगार। लेकिन टैक्स हजार, हर चीज में टैक्स वो वसूल रही है, कुछ भी नहीं दे पा रही है। अगर नगर निगम टैक्स लेते हैं, कहां है पानी? गडकरी जी टैक्स लेते हैं, कहां है अच्छी सड़क? अब तो लगातार सड़क धंसने की खबर आ रही है। दूसरा स्तंभ है विधायिका, संसद में कायदे से आम जनता से जुड़े मुद्दों पर आखिरी बार चर्चा कब हुई थी? मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि कोई याद दिला पाएगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा कि कब हुई थी। तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका, अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने आखिरी बार मोदी सरकार के खिलाफ फैसला कब दिया था? किसी को याद है? नहीं याद है। ऑब्जर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आसमान उतार देंगे, धरती उखाड़ देंगे, वो सब नहीं। फैसला क्या किया उन्होंने रिटर्न में सरकार के खिलाफ, किसी को याद नहीं होगा। और हाईकोर्ट के जजों की बात तो मत छोड़िए, कोई कहता है कि ऐसा करना रेप की श्रेणी में नहीं आता, कोई कहता है ऐसा करना रेप की श्रेणी में नहीं आता, पता नहीं कहां से वो लॉ पढ़े, मुझे पता नहीं। और चौथा स्तंभ मीडिया है, हमारी है, हम सब उसके लिए कसूरवार है। और मीडिया पर तो लगातार मैं लिखता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, हम सब उसके लिए कसूरवार है। हालांकि हम घोषित तौर पर चौथे स्तंभ नहीं है, हमने वो चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ ली है, और दुर्भाग्य से हम वो अपनी जिम्मेदारी, जो हमारा मेजर 1-2% हम जैसे 1-2% लोग हैं तो हैं, लेकिन आज भी 90% से ज्यादा लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। जैन जी के गुस्से को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। कंगना रनौत ने जो बोला उससे ज्यादा अपमानित कोई शब्द हो नहीं सकता। जिस तरह से ये बदनाम करने के लिए अभियान चला रहे हैं, उससे बड़ा कोई वो हो नहीं सकता। और उसके बाद
आपने जिस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा दिया, उसका भव्य स्वागत संसद भवन में कर रहे हैं, भव्य स्वागत भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे कर रहे हैं, भव्य स्वागत उड़ीसा पहुंचने पर किया जा रहा है, यहाँ मालाएं पहनाई जा रही है, वहां संघ प्रमुख दत्तात्रेय होस बोले मंच शेयर करके कह रहे हैं घबराओ मत प्रधान, तुम्हारे लिए हमारे पास है बेटर प्लान। जी अंशु जी। जी संतोष जी, आपने आप बहुत बड़ी खबर बताई। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर अगर उन्हें उड़ीसा के मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाती है तो सोचिए कि जो कॉकरोचेज हैं, जो देश के युवा हैं, वो क्या सोचेंगे, कितना ठगा सा महसूस करेंगे। मुझे याद आता है कि ये वो बीजेपी नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी वाली। अटल बिहारी वाजपेयी ये कहा करते थे कि मैं अगर दुनिया में किसी चीज से सबसे ज्यादा डरता हूं तो वो लोक अपमान से डरता हूं, बदनामी से डरता हूं। लेकिन ये वाली बीजेपी को लगता है कि दाग बहुत अच्छे हैं, बदनामी बहुत अच्छी है, जो जितना बदनाम उसको उतना इनाम और इकराम। तो ये तो इस पॉलिसी में चलते हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान को उड़ीसा का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो फिर इस देश के युवाओं को क्या सोचना चाहिए? क्या लोकतंत्र और युवाओं का सम्मान क्या सत्ता के जूते की नोक के नीचे है? क्या उनका इस तरीके से मजाक उड़ाया जाएगा? क्या वाकई इनको लोगों की चिंता है और ये सरकार जो है जरा भी लोगों के बारे में सोचती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। आपको क्या लगता है दर्शकों इस सवाल पर? अगर ऐसा होता है, जो इतनी बड़ी खबर आज संतोष जी लाए हैं, तो क्या ये एक बहुत बड़ा झटका होगी इस आंदोलन के लिए और देश की जनता के लिए? क्या लोकतंत्र का अपमान नहीं होगा? आप जरूर कमेंट में अपनी राय लिखकर भेजिएगा। और ऐसी खबरें अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल, नाम इसका याद रखिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके अपनी राय बताइए। आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार।